आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। न्यूज 222 लेकर हाजिर हैं हम अगले 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। आज मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। माना जा रहा है कि 15 से 17 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। आज दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है। पर्रिकर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर पर्रिकर को साफ छवि और कड़ी फैसले लेने वाला शख्स माना जाता है। पर्रिकर फिलहाल सांसद नहीं है और खबर है कि बीजेपी उन्हें यूपी से राज्यसभा के लिए भेज सकती है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हंसराज अहिर को मौका मिल सकता है। सूत्रों से खबर है कि अहिर को कोयला मंत्रालय मिल सकता है। फिलहाल ये मंत्रालय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पास है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जेपी नड्डा पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। हिमाचल में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मुख्तार अब्बास नकवी फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वो पीएम मोदी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उससे पूरा करेंगे। इसके अलावा यूपी से साध्वी निरंजन ज्योति और महेश शर्मा को भी मिल सकती है जगह। महेश शर्मा नोएडा से सांसद हैं और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। बिहार से 3 नए चेहरों के शामिल होने की खबर है। इनमें से एक आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। बिहार से राजीव प्रताप रूडी के नाम की भी चर्चा है। बीजेपी महासचिव रूडी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार से पीएम मोदी के बड़े समर्थक गिरिराज सिंह का नाम भी आ रहा है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को भी पीएमओ से फोन आ चुका है। बाबुल सुप्रियो मशहूर गायक हैं और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पहली बार सांसद बने हैं। बिहार से पीएम मोदी के बड़े समर्थक गिरिराज सिंह का नाम भी आ रहा है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को भी पीएमओ से फोन आ चुका है। बाबुल सुप्रियो मशहूर गायक हैं और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पहली बार सांसद बने हैं। सूत्रों से खबर, शूटर से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर को मंत्री बनाया जा सकता है। राठौर के अलावा राजस्थान से ही एक और सांसद साबरलाल जाट का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पंजाब से विजय सांपला और हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े जाट नेता है और चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। छत्तीसगढ़ से रमेश बैस और झारखंड से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को मौका मिल सकता है। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 20 बीजेपी नेताओं को फोन गया है जिनसे दिल्ली में रहने को कहा गया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को नाश्ते पर बुलाया जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। वहीं टीडीपी की तरफ से वाईएस चौधरी का नाम भेजा गया है। चौधरी राज्यसभा सदस्य हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले शिवसेना और बीजेपी में ठन गई। हालांकि खबर यह है कि शिवसेना ने अनिल देसाई का नाम मंत्री पद के लिए सुझाया है, मगर देर रात पासा फिर पलट गया। दरअसल बीती रात अनंत गीते पीएम से मिलने गए थे मगर मिल नहीं पाए। जैसे ही शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को यह खबर मिली तो उन्होंने गीते को फौरन मुंबई तलब कर लिया। उद्धव का बुलावा आते ही दिल्ली के घर पर ताला लगाकर गीते रात को ही मुंबई पहुंच गए। खबर है कि नाराज उद्धव ठाकरे हैं जिसके चलते शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत टूट गई है। खबर है कि बीजेपी सुरेश प्रभु को मंत्री बनाना चाहती थी जबकि शिवसेना ने अनिल देसाई का नाम दिया। दरअसल शिवसेना और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र को लेकर पहले ही तनातनी चल रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार ने आग में तेल डालने का काम किया। शिवसेना आज तय करेगी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन देना है या विपक्ष में बैठना है। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल होने या फिर बाहर रहने को लेकर शिवसेना में मतभेद है। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना विपक्ष में बैठने का फैसला ले सकती है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आज शाम 4 बजे होने वाली शिवसेना नेताओं की बैठक में होगा। खबर है कि शिवसेना ने बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में 12 मंत्री पदों की मांग की है। शिवसेना चाहती है कि उसके 5 विधायकों को कैबिनेट और 7 को राज्य मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा शिवसेना ने डिप्टी सीएम के बदले गृह मंत्रालय की मांग बीजेपी के सामने रखी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा।
आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में उसे 42.3%, बीजेपी को 39.1% और कांग्रेस को 10.2% वोट मिलते दिख रहे। आपके सर्वे के मुताबिक पार्टी को 41 से 46 सीट, बीजेपी को 24 से 28 सीट, कांग्रेस को 1 से 4 सीट ही मिलेगी। सर्वे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम पद की पहली पसंद है, तो वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर हर्षवर्धन है। इससे पहले कल बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी आया था, जिसमें पार्टी ने बहुमत का दावा किया था। दिल्ली के रफी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तरुण यादव नाम के शख्स ने आप नेता और पूर्व मंत्री गिरीश सोनी पर उसके मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। तरुण यादव का आरोप है उन्होंने गिरीश सोनी को अपना दफ्तर बनाने के लिए किराए पर कमरा दिया था। लेकिन जब तरुण यादव ने मकान खाली कराना चाहा तो गिरीश सोनी ने अपने समर्थकों के साथ उनकी पिटाई की। अरविंद केजरीवाल का कहना है तरुण यादव को बीजेपी ने मीटिंग में हंगामा करने के लिए भेजा था। केजरीवाल ने इन आरोपों का भी खंडन किया। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई बदतमीजी की है। इराक में हुए अमेरिकी हवाई हमले में आईएसआईएस चीफ बगदादी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक अमेरिका ने बगदादी को निशाना बनाकर हमला किया। हमले में अनबार प्रांत के टॉप कमांडर समेत कई खूंखार आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने शनिवार को सीरियाई सीमा के पास एक इराकी कस्बे में हमला किया था। अमेरिकी सेना को खुफिया सूचना मिली थी आईएसआईएस के कई आतंकी यहां छिपे हैं, जिसे निशाना बनाया गया। अमेरिकी विमानों ने पश्चिमी इराकी सीमा पर स्थित शहर अल कायम के घर को निशाना बनाया। हमले के वक्त इस घर में आईएस के टॉप आतंकी बैठक कर रहे थे। अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ जंग में इराकी बलों की मदद के लिए 1500 अतिरिक्त सैनिक इराक भेजने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सैनिक सीधी लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, बल्कि वहां मौजूद इराकी सेना को ट्रेनिंग देंगे। इराकी राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाकों में शनिवार को हुए कार बम धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सरकार को खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के बढ़ते खतरे के बारे में चेताया है। बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार की ओर से नवाज शरीफ सरकार को इस संबंध में खुफिया रिपोर्ट भी भेजी गई है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया आईएसआईएस ने खैबर पख्तूनख्वा के हांगू और खुर्रम कबायली जिले के 10 से 12,000 लड़ाकों को भर्ती करने का दावा किया। राम जेठमलानी ने कश्मीर पर परवेज मुशर्रफ के 4 सूत्रीय फार्मूले का खुलकर समर्थन किया है। जेठमलानी के मुताबिक कश्मीर को लेकर मुशर्रफ के पास ठोस प्रस्ताव था, मगर भारत ने उसे तवज्जो नहीं दी। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर वकील और बीजेपी के सांसद रहे राम जेठमलानी कश्मीर कमेटी के अध्यक्ष हैं। जेठमलानी के मुताबिक धारा 370 पर बीजेपी इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने पीएम को इसकी अहमियत बताई। जेठमलानी के मुताबिक धारा 370 को खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बारामूला के उरी सेक्टर में हुई गोलीबारी में कुल 2 लोगों की जान चली गई है। एक जवान शहीद हो गया और 17 साल की एक लड़की की भी जान चली गई। करीब 2.5 घंटे तक चली इस गोलीबारी में पाकिस्तान ने लगातार भारतीय सीमा पर मोर्टार दागे। गाजियाबाद के वैशाली इलाके से अगवा हुआ 3 साल के वंश का पता चल गया है। गाजियाबाद पुलिस ने वंश को हरियाणा के यमुनानगर से बरामद किया। वंश का अपहरण उसकी मां रानी ने अपने बेटे और उसके दोस्त की मदद से कराया था। पुलिस ने अपहरण करने वाले रानी के पहले पति के बेटे रोहित और उसके दोस्त राहुल को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद दिया। इंडिया न्यूज ने वंश को अगवा होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक ऑटो वाले ने महिला पत्रकार की पिटाई कर दी। महिला पत्रकार ने ऑटो वाले को महरौली जाने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसके बाद दोनों में बहस हो गई और लोगों के सामने ही ऑटो वाले ने महिला पत्रकार को पीटना शुरू कर दिया। ऑटो वाले ने महिला के साथ साथ उसकी मासूम बच्ची को भी थप्पड़ मारा। दिल्ली के महरौली इलाके में एक देवर ने प्रॉपर्टी विवाद में अपनी भाभी को जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित महिला 90% तक जल चुकी है। पीड़ित महिला के मुताबिक देवर की पत्नी और उसके 2 बच्चों ने भी आरोपी का साथ दिया। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। सभी आरोपी फरार, पुलिस उनकी तलाश में। लखनऊ में पुलिस लाइन में तैनात एक महिला सुरक्षाकर्मी ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा 50 साल की महिला सिपाही बीमारी और पारिवारिक टेंशन के चलते डिप्रेशन का शिकार थी। दिल्ली में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियार और 14 लाख कैश बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक बदमाश लूट, हत्या और चेन स्नैचिंग के 30 से ज्यादा मामलों में शामिल थे। मेरठ के जाने इलाके में बाप बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो सकती है।
यूपी के गाजियाबाद में अस्पताल के 7वें फ्लोर से गिरकर एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के फिरोजाबाद में एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी के टुकड़े टुकड़े कर लाश को जमीन में दफन कर दिया। मामला तब खुला जब लाश के टुकड़ों को जानवरों ने जमीन से बाहर खींच लिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में एक नर्सरी स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। रेप की वारदात से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने जमकर लाठियां भी बरसाई। पुलिस थाने से महज 10 कदम की दूरी पर स्कूल में हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा है। वारदात से भड़के लोग स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई। मासूम से स्कूल में हैवानियत से गुस्साए लोग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। छोटा सराफा इलाके में ये दुकान थी जिसमें अचानक आग लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। आग लगने की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी ने एक कार को टक्कर मार दी, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। लखनऊ के बाजार खाला इलाके में केमिकल गोदाम के अंदर अचानक धमाका हो गया। धमाके में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके के बाद गोदाम में आग लग गई। हरियाणा के पलवल में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। तुमसरा गांव के पास बिना टोल दिए गाड़ियां निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हुआ। फिर उसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। खबरों के मुताबिक टोल के पास के एक गांव के लोग बिना टोल दिए गाड़ियां निकालना चाहते थे। कर्मचारियों के रुकने पर आरोपियों ने तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। कई राउंड गोलियां भी चली। हंगामा करने वाले लोग टोल बूथ के भीतर रखे कैश बॉक्स से लगभग 2 लाख रुपए लूट ले गए। टोल पर लगे सीसीटीवी में रकम लूटते लोगों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई। गांधीनगर इलाके में बीजेपी नेताओं ने एक सुरक्षा गार्ड की पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल दिल्ली गेट इलाके की बीजेपी नेता और महिला पार्षद के पति का कार पार्किंग को लेकर गार्ड से विवाद हुआ। पार्किंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गार्ड को पीटा। उसकी बंदूक भी छीनने की कोशिश हुई। पूरी दिल्ली के शकरपुर इलाके में 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन छीनने की वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एसपी नेता के भाई हाजी नबी की गाड़ी पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हमले में हाजी नबी बाल बाल बच गए। हालांकि उनके ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। ड्राइवर का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को फोन कर अपनी शादी रुकवाई। 5वीं में पढ़ने वाली 15 साल की बच्ची की जबरन शादी कराई जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को तुरंत बंद करवा दिया और शादी करवाने वाले को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के हेडमास्टर ने 5 साल की छात्रा को बेरहमी से पीटा। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने होमवर्क सही से नहीं किया था। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी टीचर फरार है। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में एक छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का विरोध करने पर पीड़ित छात्र को सीनियर छात्रों ने इस कदर पीटा कि उसके कान का पर्दा फट गया। कॉलेज प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी आरोपी छात्रों पर कार्रवाई नहीं की गई। गुजरात के वडोदरा में एक पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री से सटे स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर जब तक काबू पाया जाता, स्कूल के 5 कमरे जलकर खाक हो चुके थे। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईश्वरप्पा ने रेप के मामलों को लेकर सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लखनऊ में एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये लोग छात्र संघ चुनाव कराए जाने के साथ साथ अपनी 10 और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा के करनाल में सीएम मोहनलाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू के लिए हंगामा किया। हालांकि कार्यक्रम शुरू होते ही सीएम ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, लेकिन जैसे ही वहां मिठाई आई हंगामा शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। बीजेपी ने एक नंबर दिया है जिस पर मिस्ड कॉल करने वाला पार्टी का सदस्य बन जाएगा। गोवा के नए सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा, राजीव प्रताप रूडी और मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे।
इससे पहले लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गवर्नर मृदुला सिन्हा ने पार्सेकर को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे पहले पार्सेकर को विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में पार्सेकर स्वास्थ्य मंत्री थे। सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने वाले फ्रांसिस डिसूजा उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मोदी ब्रिगेड को हराने के लिए बड़े दल एकजुटता की रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संकेत दिए, चुनाव के बाद पीडीपी से गठबंधन हो सकता है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस अपने दम पर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लखनऊ में बीएसपी के 2 नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वीर सिंह के अलावा बीएसपी से राजा राम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके 86वें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आडवाणी जी के दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया। सोनिया और राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी। बीजेपी नेता और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी ने आदर्श गांव के लिए दहली सुजानपुर गांव को गोद दिया है। दहली सुजानपुर गांव कानपुर का एक अति पिछड़ा गांव है। कानपुर के मेयर समेत बीजेपी के कई विधायकों ने आज गांव का जायजा लिया। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने तालिबपुर पंडोरी गांव को गोद लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता अब ऑनलाइन लोगों से रूबरू होंगे। कांग्रेस अगले हफ्ते अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेगी, जिसके जरिए पार्टी सीधे पब्लिक से कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। वेबसाइट में हर विधानसभा का अलग से पेज होगा और इसमें बूथ लेवल की जानकारियां होंगी। वेबसाइट में कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने साफ सड़क पर झाड़ू लगाने की तस्वीरों पर सफाई दी है। हेमा मालिनी ने कहा, वो लोगों को सफाई का संदेश देना चाहती थी, भारी भीड़ की वजह से सफाई संभव नहीं थी। हाथों में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने पर हेमा मालिनी की काफी आलोचना हुई थी। अखिलेश यादव को सफाई अभियान में नॉमिनेट करने के लिए एसपी नेता आजम खान ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि यूपी में पहले से सफाई अभियान चल रहा है, हम पीएम की तरह ढोंग नहीं करते। इस बार अयोध्या से जनकपुर तक जाने वाली राम बारात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाराती बनकर शामिल होंगे। राम बारात के आयोजकों की माने तो पीएम मोदी 25 नवंबर को तिलक कार्यक्रम के दौरान सुबह 10 बजे नेपाल के जनकपुर पहुंचेंगे। पीएम 27-28 नवंबर को नेपाल में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल जा रहे हैं। आज से चांदनी चौक की मेन रोड ट्रैफिक के लिए वन वे होगी। बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चांदनी चौक से फतेहपुरी मस्जिद के बीच दोनों साइड पर सिंगल कैरिज वे से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया है।